So guys, what we have studied yesterday, can anybody tell me the revision kind of thing? क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? कोई बता सकता है? जल्दी. स्पीड अप. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइक अनम्यूट करना और बताना. बोलोगे नहीं तो चलेगा कैसे? बोलो. जल्दी. अगर मैं भी ऐसे करूँ तो मैं नहीं पढ़ाऊँ तो चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ाता फिर. सो सुजीत ने आंसर दिया, वेरी गुड, बट आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट. शांत बैठ के कुछ नहीं होगा. कुछ चीज़ें जो मुझे आप लोगों को बतानी है. आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यूज़ रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है? देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस. यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन एंड पेपर विल बी ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है? सॉरी, नॉट 50 मार्क्स, जिसमें से 1 मार्क के 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? इसमें जो कुछ आप लोगों को कोई बताएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? एनीबडी? व्हाट इज़ द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इवेंट है उसके एलिमेंट्स डिवाइड बाय जो सैम्पल स्पेस है उसके एलिमेंट्स, ठीक है? अभी यहाँ पे एक चीज़ समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक? और यहाँ पे कंडीशन अगर n ऑफ ए इज इक्वल्स टू n ऑफ एस, मतलब जो आपके एलिमेंट्स है इवेंट के अंदर एंड वही एलिमेंट्स होंगे आप लोगों के सैम्पल स्पेस में, तो n ऑफ ए इज इक्वल्स टू n ऑफ एस, तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस. p ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस की जगह पे मैं n ऑफ ए लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी का 1 आएगा, ठीक है? अगर n ऑफ ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन n ऑफ एस, ठीक है? यहाँ पे हमेशा याद रखना, n ऑफ ए इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n ऑफ एस, ठीक है? तो अगर n ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू का तो पार्ट हो गया, लेस देन n ऑफ एस है, ठीक है? n ऑफ ए का वैल्यू n ऑफ एस से कम है तो आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से कम आएगा, ठीक है? अगर आपका n ऑफ ए का वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? 0. इसका मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी ये एक तो 1 के इक्वल है या फिर 0 के इक्वल है या 0 से 1 के बीच में, ना 1 से ज़्यादा ना 0 से कम, ठीक है? तो इसको हम परसेंटेज के टर्म में कहेंगे 0% से लेके इट इज़ 100% के बीच में, ठीक है? ये हमेशा 0% से लेके 100% के बीच में प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक? तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक? तो प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. समझा तो यस, नहीं समझा तो नो. जल्द. We have 2 lectures, so according to my plan we can easily finish this chapter easily, not in hurry, ठीक? तो ये था प्रोबेबिलिटी के बारे में. अभी कुछ प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? तो रूल्स को जान लेते हैं एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझो क्या मुझे बोलना है, ठीक? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिटवीन 1 to 0. प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, ठीक? आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? आर यू गाइज एबल टू सी द स्क्रीन क्लियरली? ओके, एक मिनट, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है. अगर आप लोगों को बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज 0, ठीक है? एंड अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो ये जो मैंने बोला ना n ऑफ ए इज 0, तो ये एम्प्टी सेट है. क्या है ये?
एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, और पी ऑफ एस मतलब इवेंट ही अगर सैम्पल स्पेस है तो नंबर क्या रहेंगे सेम, तो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ एस का मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ है बट अलग अलग फॉर्मेट में हम लोगों ने लिखी, ठीक। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, कुछ फार्मूला का प्रूफ मैं बाद में बताता हूँ, पहले फार्मूला जान लो। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स फार्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मीनिंग समझो। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, और दोनों का यूनियन है तो इसके भी एलिमेंट्स आ गए, इसके भी एलिमेंट्स आ गए, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 भी आ गया, 3 4 5 6 भी आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनका यूनियन निकालूँ तो 1 2 3 4 3 4 5 6 आएगा, तो मुझे यहाँ से दो एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे 3 4, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है और सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट होने नहीं चाहिए। तो ये कौन है 3, 4, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन भी क्या है 3, 4, तो मैं यूनियन में से 3, 4 को क्या कर देता हूँ माइनस, तो उसको हम किससे लिखते हैं इंटरसेक्शन से। तो दोनों का एडिशन होगा और उसमें से जो एक रिपीट हुआ है दैट इज़ द दोनों का इंटरसेक्शन, वो क्या हो जाएगा कैंसिल, वो क्या हो जाएगा कैंसिल। ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए माइनस पी ए यूनियन बी। लेकिन इफ़ यू हैव डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर इनकम्पैटिबल इवेंट्स, या फिर इनकम्पैटिबल इवेंट्स, ठीक है। या फिर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अगर दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है तो ये सब का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 0, तो आपका पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स व्हाट हैपन, वॉइस ब्लर भी दिख रहा है, ओके वेट, हेलो यस वेट। सो वेर भी ये फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी का, कि इन दोनों का एडिशन होगा और इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, वो क्या हो जाएगा सब ट्रैक, मतलब 2 बार आने वाला है तो वो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा, डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनकम्पैटिबल इवेंट्स है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि उनके लिए ए इंटरसेक्शन भी क्या रहता है एम्प्टी, दैट इज़ उसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा 0। और एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स है जिन लोगों में कोई भी रिलेशन नहीं है उनका भी ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए पी ए यूनियन बी, इसमें ये पार्ट 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और ये किसके लिए, सिर्फ ये 4 टाइप्स के लिए, डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनकम्पैटिबल, इंडिपेंडेंट, बाकी सबके लिए यही फॉर्मूला है, बस इनके लिए ये फॉर्मूला है कि ए इंटरसेक्शन भी बन जाएगा 0। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आप सभी लोगों को पता है वी नो दैट, क्या पता है, हम लोगों ने लिखा था कि जो आपका नॉर्मल इवेंट है एन ऑफ ए एंड उसका जो कॉम्प्लीमेंट है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये होता है एन ऑफ एस। इन दोनों का मतलब जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो ए कॉम्प्लीमेंट में वो ए में नहीं है, लेकिन इन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिलता है सैम्पल स्पेस मिलता है। अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय एन ऑफ एस सबको, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होगा प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय एन ऑफ एस होगा इक्वल्स टू एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस होगा। तो इट इज़ 1 नो डाउट, बट एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा पी ऑफ ए, हमने पढ़ा था, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक फॉर्मूला है, अगर दो इवेंट्स है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा क्या आता है 1 आता है, उनके प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा क्या आता है 1 आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ से आगे अलग अलग फार्मूला बनेंगे, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये पी ऑफ ए उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए
या फिर अगर आप पी ऑफ ए लिखोगे तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट उधर जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट इवेंट। अभी हम जो पढ़ेंगे दैट इज एडिशन थ्योरम। ठीक है, कौन सा थ्योरम है? एडिशन थ्योरम। और एडिशन थ्योरम मतलब क्या? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका थ्योरम हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी ध्यान देना, मैंने जो बोला था कि इन दोनों के एलिमेंट्स आएंगे तो जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे वो इसमें से क्या होने वाले? सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन ही जीरो रहेगा तो कोई एलिमेंट रिपीट होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा बाद में, पहले थ्योरम पढ़ते हैं। वी नो दैट, हम लोगों को एक चीज़ पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। ठीक, इसके आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस, सिंपल। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स से डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स, ये हम सब लोगों को पता है। ठीक, नाउ हम अभी कंसिडर कर रहे हैं लेट ए एंड बी आर एनी टू, ठीक है, इक्वली लाइकली मतलब हर एलिमेंट का इक्वल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बी एनी टू इक्वली लाइकली इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, तो ए एंड बी ऐसे इवेंट्स हैं जिनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, तो इक्वली लाइकली मतलब उनका इम्पोर्टेंस क्या है? सेम है। ठीक, नाउ वी नो दैट फ्रॉम सेट थ्योरी में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है और वो बहुत ही चिंदी कंसेप्ट है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज़ नथिंग बट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय एन ऑफ एस कर देंगे, सबको डिवाइड बाय एन ऑफ एस करेंगे, तो एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। और अगर सबको एन ऑफ एस से डिवाइड किया तो एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा पी ऑफ ए, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा पी ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक, देर आर 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। उनका नाम है S1 से अच्छा एक काम करते हैं, G1 जेंटलमैन, G1 G2 से लेके G10 तक। ठीक है, तो ये जो आपका सैम्पल स्पेस है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दोनों में बता रहा हूँ, आपका प्रोबेबिलिटी का भी एंड सेट थ्योरी का भी। ब्लर दिख रहा है सर, रुको। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का? सैम्पल स्पेस या इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सेट थ्योरी और सैम्पल स्पेस है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास दो पार्ट है। ठीक, एक है जो क्रिकेट खेलते हैं, एक है जो कबड्डी खेलते हैं। ठीक, और ये वो लोग हैं जो दोनों भी खेलते हैं, क्रिकेट अल्सो एंड कबड्डी अल्सो। ठीक, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्रिकेट खेलते हैं वो है G1 G3, ठीक, G9 एंड G5 G7। तो ऑल ऑड नंबर जो लोग हैं 1 3 5 7 9, उसमें से सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कौन है? G1 G3 G9, और जो क्रिकेट एंड कबड्डी खेलेंगे वो G5 G7 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो G2
G4 G6, ठीक है, एंड G10 और G8 को इधर डाल देंगे, ठीक। तो अभी मुझे बताओ ओनली क्रिकेट वाले कौन कौन है? ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले G1 G3 G9। ओनली कबड्डी वाले कौन है? कबड्डी वाले G2 G4 G6 G10। एंड जो दोनों खेलते दैट इज़ क्रिकेट एंड कबड्डी, वो लोग कौन कौन है? G5 G7 G8 एंड बस दैट्स इट, तीन 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 6 और 4 10, ठीक है। तो ये जो ओनली क्रिकेट है ना दैट इज़ योर N ऑफ A, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले। जो ओनली कबड्डी दैट इज़ N ऑफ B, जो कबड्डी खेलते हैं। और ये जो कबड्डी प्लस क्रिकेट खेलते हैं दैट इज़ N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, जो दोनों में मिलेंगे, ठीक है, जो आप लोगों को दोनों में मिलेंगे। तो ये ओनली क्रिकेट ओनली कबड्डी, ठीक है, क्रिकेट एंड कबड्डी। तो ये जो N ऑफ A है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा पता है? अगर मैं इसका सेट लिखूँ, ठीक है, जो क्रिकेट खेलने वाला है तो वो हो जाएगा G1 G3 G9, ठीक, G5 G7 एंड G8। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। और ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, तो सब के सब क्रिकेट खेलने वाले इधर आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो जो सिर्फ कबड्डी, सिर्फ नहीं, जो कबड्डी खेलने वाले वो है G2 G4 G6 G10 प्लस ये भी है ना G5 G7 एंड G8। तो ये कितने लोग हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो इट इज़ 7 लोग। और लेकिन जो सिर्फ दोनों गेम खेलने वाले हैं दे आर सिर्फ G5 G7 एंड G8, और ये कितने हो जाएंगे आप लोगों के? 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू, मतलब जो A में है जो B में है, ठीक है। तो अगर मैं इनका सिर्फ एडिशन करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13। एक्चुअली अपने पास 10 लोग हैं और ये कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। लोग कितने? 10 और ये 13 आया। क्यों 13 आ रहा है? क्योंकि ये G5 G7 G8 इधर भी आ गया एंड इधर भी आ गया। इसके लिए इसको कम करने के लिए हम करते हैं N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये 13 - 3, तो ये आएगा 10। तो ये N ऑफ A यूनियन B, अगर मैं इसका सेट लिखूँ तो ये आएगा G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 एंड G10। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक एक बार ही आनी चाहिए, 2 बार आनी नहीं चाहिए। इसमें का कितने बार आ गए? 2 बार आ गए। तो ये क्या हो जाएगा पता है? G1 G2 G3 G4 G5 G5, ठीक है, इधर भी G5 इधर भी G5 G6 G7 दोनों जगह G7 G8 इधर भी G8 इधर भी G8 एंड G9 G10, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 2 बार आने वाले हो जाएंगे। इसके लिए हम लोगों को एक बार जो इंटरसेक्शन में आते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि वो क्रिकेट में भी आ रहे हैं कबड्डी में भी आ रहे हैं, तो दोनों जगह आ रहे हैं, तो कोई भी एक जगह से हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये, और इसको जब हम डिवाइड बाय N ऑफ S करेंगे दैट इज़ टोटल सैम्पल स्पेस, तो अपने को ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता दिया कि ये कैसे मैनेज होता है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। ठीक, तो ये आपका एडिशन थ्योरम हुआ। थोड़ी देर पहले मैंने ये आपको प्रूव किया, तो ये कॉम्प्लीमेंट थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है ये? कॉम्प्लीमेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। तो ये ऐसे आता है प्रूव दैट, ठीक है। तो इसको प्रूव करो, तो कैसे प्रूव करेंगे? इस तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को अपने को डाउट नहीं है, ओके। हाँ, सिर्फ डिफाइन कर देना A इज़ अ इवेंट एंड A कॉम्प्लीमेंट इज़ कॉम्प्लीमेंट इवेंट, ठीक ना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ना म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स, तो यहाँ पे A एंड A कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक इवेंट्स है जहाँ पे A इज़ द इवेंट एंड A कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे दैट इज एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वही जो A इंटरसेक्शन B वाला 0 होता है वो, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या है एक्चुअली? P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली, या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, और डिसजॉइंट इवेंट्स, अगर ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स है, ठीक है, तो फिर हम लोगों को पता है
कि ए इंटरसेक्शन बी जो इनका सेट आता है वो क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, ऐसे वाला, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये एम्प्टी रहता है, यहाँ पे कोई भी कॉमन वाला पार्ट रहता नहीं, ठीक है। अगर इधर कॉमन है ही नहीं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते नहीं, क्योंकि फिर वो रिपीट होने वाला बात ही नहीं आता, यही नहीं है तो बस इसका और इसका क्या होगा, एडिशन होगा। तो यही है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक। तो आप सभी लोगों को पता है, वी नो दैट बाय सेट थेरी, सेट थेरी से हम लोगों को क्या पता है, अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। लेकिन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है फिलहाल, 0। देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 0, ठीक है। क्यू रीजन लिख देने का, सिंस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, दिस इज ओनली फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा फाइनली, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मिलेगा, माइनस 0 खत्म हो गया। नाउ हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, खत्म हो गया थे, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो हर एक को अगर डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस करते तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी में। तो पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो ये हो गया आपका थ्योरम प्रूफ, एज सिंपल एज दैट, ठीक। तो समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी दैट क्वेश्चंस आर देयर और नॉट। Okay, questions are there and good quality questions are there actually. चलो, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस, सभी ने बट कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन 1, दैट इज व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को अगर थ्रो किया है, रोल किया, बोल रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब जो पहला फांसा रहेगा उसके ऊपर ग्रेटर नंबर चाहिए दैन द वन ऑन द सेकेंड। 1 मतलब एक नहीं आना चाहिए, दूसरे पे जो है उससे बड़ा नंबर अपने को फर्स्ट पे चाहिए, ठीक है। आगे देखो, ठीक, इसका हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एंड गिवन दैट द सम शुड बी इक्वल टू 8, सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। देखो, तो अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट 2 डाइस आर रोल, 2 डाइस फेंके जाएंगे, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आता है पता है आप लोगों को, पहले पे 1 आएगा,
तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पहले पे 1 तो दूसरे पे 2, पहले पे 1 तो दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, ठीक है, 2 3 2 4 2 5 देन 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो ये हमेशा जो फर्स्ट है दैट इज़ फर्स्ट नंबर्स आर द नंबर्स जो फासा हम फेंकते हैं उसके ऊपर वाले फेस पे कितना आता है, ठीक है। और जो दूसरा है वो जो दूसरा फासा फेंकेंगे उसके फेस के ऊपर वाले फेस के ऊपर कितना आएगा, ठीक है। देन 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 देन 4,6 देन 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 then 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो मुझे बताइए टोटल कितने हो गए, एन ऑफ एस कितना आएगा टोटल? 36। वेरी गुड, 36। नाउ इवेंट लिखते हैं। इवेंट इज ए, क्या इवेंट दिया हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो गेटिंग, ठीक है। जो फिर ये जो लाइन्स है ना, गेटिंग अ ग्रेटर नंबर, ठीक है, ऑन द फर्स्ट डाई दैन द वन ऑन द सेकेंड, ठीक है, एंड गिवन दैट द सम शुड बी इक्वल टू 8। तो गेटिंग ग्रेटर नंबर से लेके आप स्टार्ट करोगे कहाँ तक? इक्वल टू 8 तक, ठीक है, इक्वल टू 8 आना चाहिए। ओके फाइन। तो अभी मैं ए का सेट लिख रहा हूँ। तो पहला नंबर बड़ा चाहिए, दूसरा नंबर छोटा चाहिए, और उनका एडिशन 8 आना चाहिए, ठीक है। शुड बी इक्वल टू 8, मतलब 8 से बड़ा भी नहीं चाहिए, 8 से कम भी नहीं, ठीक है। पहला नंबर तो ये 1 वाली बात तो नहीं आएगी, 1, क्योंकि 1,1 1,2 तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल है लेकिन पहला बड़ा चाहिए। 2,1 पॉसिबल है लेकिन 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। फिर 3,1 इज़ पॉसिबल है, पहला वाला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, बट 4 होता है, ये 5 होता है, ख़त्म। ये 4 और 3 7 होता है, ख़त्म। ये 5 और 3 8, ये वाला चलेगा, पहला बड़ा है दूसरा छोटा और दोनों का एडिशन कितना? 8 आ रहा है, तो इट इज़ 5,3। नेक्स्ट 5,4 नहीं चलेगा क्योंकि फिर ये 9 होगा। 6,2 चलेगा क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, बस ये दो ही मिलेंगे। तो एन ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा? 2। कोई और है कहीं? देखो ज़रा, ऐसा कोई आ रहा है जिनका एडिशन 8 है लेकिन पहला बड़ा है दूसरा छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एन ऑफ ए मिल गया, ठीक। तो अभी हमें पी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या होता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, खत्म। एन ऑफ ए कितना है? 2, एन ऑफ एस कितना है? 36। 2 1s are 2 18s are 1 अपॉन 18 इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी होता नहीं। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। फिर इसमें बहुत सारी वैरायटी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन 12 से बढ़ाना चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन 12 ही आना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा होना चाहिए कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 6। 6 अपॉन 36 इज 1/6। तो देर आर सो मेनी वैराइटीज़ यू कैन हैव, ठीक है। तो बस अपने को देखना है कि जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सीधा इवेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। इवेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन 1, ठीक। अभी मुझे एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन इज इफ A and B are two events of sample space S such that A and B क्या है? 2 इवेंट है सैम्पल स्पेस S के, सच दैट P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है 5/6, कॉमा P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 1/3, P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट दिया है 1/3, और बोला है फाइंड P ऑफ A। ईजी है फॉर्मूला, क्या लिखेंगे? वी नो दैट बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन थ्योरम है, क्या है थ्योरम? P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया, 5/6। पी ऑफ ए तो हमें निकालना है, पी ऑफ बी हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन पी ऑफ बी हम निकाल सकते हैं। कैसे पता है, 1 माइनस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना दिया, 1/3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना दिया है, 1/3। यहाँ पे मैं रीज़न लिख रहा हूँ, सिंस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। अभी मुझे पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन फॉर्मूला में पी ऑफ बी चाहिए, तो मैं पी ऑफ बी इधर रखूँगा, वो हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, वो 1/3 हो जाएगा। तो मैंने इधर रीज़न लिख दिया। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 5/6 इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3, 2 बार आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस 1 माइनस, नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे एक ही कॉमन रहेगा, -1 हो जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 आ गया, तो ये 1/1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो पी ऑफ ए प्लस 3 × 1 = 3 माइनस 2 × 1 = 2 डिवाइड बाई 3 × 1 = 3। यहाँ पे 5/6 एज इट इज़, 5/6 एज इट इज़। ना ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस 3 में से 2 जाएगा 1/3, यहाँ पे है 5/6, इधर प्लस में, इधर आने के क्या हो जाएगा माइनस, तो 5/6 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए। अभी इसका बेस 6 है, इसका 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, या फिर दूसरा तरीका है, दोनों का बेस सेम बनाओ। तो 3 को 6 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से, ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये हो जाएगा नीचे 6, 3 × 2 = 6, तो दोनों का बेस आ गया सेम। इधर ऊपर 5 है, माइनस 2 × 1 = 2 इज इक्वल्स टू 5 में से 2 जाएगा 3/6, ठीक है। तो 3 × 1 = 3, 2 = 1/2, ये अपना क्या रहेगा आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, 1/2, ठीक है। फिर से ध्यान दो, प्लस 1/3 इधर आने के बाद हो जाएगा -1/3, इधर 6 है बेस में, इधर 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 = 15 माइनस 6 × 1 = 6, तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9, नीचे हो जाएगा 6 × 3 = 18, 9/18 भी आंसर 1/2 देगा। या दूसरा तरीका है, इधर 6 इधर भी सेम लाने की कोशिश करो, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो 3 × 2 = 6, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे तो 6 आ गया, 2 × 1 = 2, तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, 3/6 दैट इज़ 1/2। समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। ठीक, तो अभी और 2 क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल मूव अहेड। एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, एन अनबायस्ड, मीनिंग बताता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार फेंको या 3 कॉइन को 1 बार फेंको, मतलब सेम होता है। अनबायस मतलब ओरिजिनल, जिसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं, ओरिजिनल या फेयर, ठीक है। तो बायस मतलब क्या, दोनों साइड पे हेड दिखेंगे, दोनों साइड पे टेल दिखेंगे, तो वो बायस। अनबायस मतलब एक साइड पे हेड, एक साइड पे टेल, ठीक है। तो एन अनबायस को इज टॉस थ्राइस। फिर बोल रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी, हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, हमें एक हेड मिलना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार उसको फेंका गया है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, देखना। अभी इसको सैम्पल स्पेस लिखने का तरीका होता है, 3 बार फेंका गया तो 2⁻³ मतलब 8 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है ना, हेड एंड टेल, और 3 बार फेंका गया तो ये हो जाएगा 8 आना चाहिए ना। तो हेड 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 हेड, ठीक है, 4 बार हेड, फिर आपका आ जाएगा 4 बार टेल, टी, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, जो हमने वहाँ पे लिखते थे लॉजिक में, 2 बार हेड, 2 बार टेल, तो फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। इसके बाद कॉमा दे देना, ठीक है।
एन ऑफ एस कितना हो जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया एन ऑफ एस। ठीक है ना। अभी इवेंट क्या दिया, इवेंट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ओके, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक तो हेड चाहिए। ठीक है, तो ए में क्या क्या आएगा देखना। अभी कम से कम वन हेड यहाँ पे है ना, टी टी एच। ओके, टी एच टी ओके चलेगा। ठीक है, टी एच एच, अरे एटलीस्ट वन का है ना तो दो भी चलेगा। यस, दो भी चलेगा, टी एच एच भी चलेगा। एच टी टी एक तो है, ठीक है, एच टी एच दो भी चलेगा, एच एच टी दो भी चलेगा, और दो चलेगा तो तीन भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से लेके ज़्यादा तक जाने का। ट्रिपल टी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो हमें एटलीस्ट चाहिए। जब एटमोस्ट बोलते ना, एटमोस्ट वन हेड, तो जिधर एक है वो एटमोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जिधर एक हेड है वो, और जिधर एक भी हेड नहीं है वो। ठीक है, एटमोस्ट मतलब क्या रहता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एटमोस्ट मतलब ऊपर से नीचे जाने का। ठीक है, एंड एटलीस्ट मतलब कम से कम जो वैल्यू उधर से ऊपर जाने का। तो अगर यहाँ पे दो बोला, एटलीस्ट दो, तो 2 3 4 जो कुछ रहेंगे। अगर एटमोस्ट दो बोला तो 2 1 0 यहाँ तक जाने का। ठीक है, तो ये हो गया एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का डिफरेंस। तो एन ऑफ ए कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 7, एन ऑफ एस कितना है 8, खत्म, 7 अपॉन 8। यही आप लोगों का आंसर रहेगा। ठीक, नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पार्ट। फॉर 3 events A, B, C, we are given, हमें दिया हुआ है A and C are independent। A and C कैसे इंडिपेंडेंट है, B and C are independent, B and C भी कैसे इंडिपेंडेंट है। A and B are disjoint, मतलब वही डिसजॉइंट या फिर इंडिपेंडेंट कहो, उनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। और फिर दिया हुआ पी ए यूनियन सी दिया है 2/3, फिर दिया है पी बी यूनियन सी दैट इज़ 3/4, फिर दिया हुआ पी ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज़ 11/12। ठीक है, और फिर बोला है फाइंड पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो नाउ इट इज, आया किसी को आंसर आया? एनीबडी गॉट द आंसर? बोलो, एनीबडी गॉट द आंसर? यस और नो, हाँ या ना, कुछ तो भी बोलो। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप बात करते हो। बात ही नहीं करनी है, गुस्सा हो गया। ओके, कर रहे हो, हाँ 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 हाँ, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो। फॉर 3 इवेंट्स वी आर गिवन ए एंड सी आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे सिंस वी हैव ए एंड सी, बी एंड सी, ए एंड बी इंडिपेंडेंट, या फिर इनको आप क्या कह सकते हो, डिसजॉइंट इवेंट्स। कैसे इवेंट्स है ये, डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर
therefore probability of A intersection C, probability of A intersection B and probability of B intersection C, AC, BC and AB एक सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ये हम लिख सकते हैं, सब लोगों को पता है, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो therefore probability of A इंटरसेक्शन C से स्टार्ट करते हैं, A यूनियन C क्या हो जाएगा, probability of A प्लस probability of C माइनस probability of A इंटरसेक्शन C, ठीक है। चलो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी कितना दिया है, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नहीं पता, और ये वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। चलो ये एक इक्वेशन बन गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बनना थे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है क्या, ये नहीं दिया है, ओहो ए भी नहीं दिया है, ठीक है, चलो लेट इट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरा इक्वेशन मिल गया। अभी तीसरा बी इंटरसेक्शन सी वाला है, तो उसका क्या बनाएंगे, एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी दे के रखा है, कितना दे के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी 3/4, 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसके लिए इनका इंटरसेक्शन 0। तो 3/4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँचे, लेकिन अभी तक हमें वैल्यू ही नहीं पता किसका वैल्यू निकालना है। अभी तक हमें वैल्यू ही नहीं पता है किसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। हाउ कैन वी मूव अहेड, अगर हमें पता ही नहीं है किसका वैल्यू निकालना है तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो ठीक है, ठीक, चलो, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ दे के रखी है, ये इधर ध्यान नहीं गया हम लोगों का। क्या दिया हुआ है, वी नो दैट, देखो क्या दे के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक, माइनस अभी इन दो कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और इसमें एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करना है, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अभी देखो इसका वैल्यू दे के रखा है, कितना दिया है, 11/12, ठीक है, 11/12 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन से 0, बी इंटरसेक्शन से 0, ए इंटरसेक्शन से 0, ए एंड बी में कॉमन नहीं है, बी एंड सी में भी नहीं है, ए एंड सी में भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या तीनों में कोई कॉमन मिलेगा, बिल्कुल नहीं, तो वो भी क्या बन जाएगा, 0। तो ये लास्ट के चारों टर्म्स क्या हो गए, 0। तो अपने पास क्या बचेगा, 11/12 पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। अभी मैं आंसर के नज़दीक हूँ, कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे के रखा है, यहाँ पे देखो, इसको नंबर दे दो, 3 दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 11/12 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दे के रखा है, 3/4, ठीक है, 3/4 मतलब 3/4। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 3 से आया, ठीक, प्लस 3/4 उधर जाके माइनस होगा, तो 11/12 माइनस 3/4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इधर 12 इधर 4 है, तो इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से, तो 12 4 3 12, नीचे 12 है, ऊपर 11 माइनस 3 3 9 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ 11 माइनस 9 इज 2/12 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 1 2 6, तो ये हो जाएगा 1/6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उठाएंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर 1 में, इसको नाम दे दो 2। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू मिलेगा, डाल दोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ पुट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/6 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1 आप लोगों का? 2/3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये प्लस 1/6 है, इधर आने के बाद माइनस, तो 2/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इधर 6 है इधर 3 है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, नीचे एंड ऊपर, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे 1, नीचे इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो कॉमन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो 4 - 1 इज 3/6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का आंसर कितना आ रहा है? 1/2। कितना आ रहा है? 1/2। मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अभी आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? ना ए यूनियन बी पता है ना ए पता है, ए पता चल गया, अभी बी नहीं पता, तो दो दो अननोन है, तो इसको तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, इसमें, इसको नाम दे दो 4, ठीक है। तो पुट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे के रखा है? 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दे के रखा है? 1/2 इन फोर्थ इक्वेशन में। तो क्या है वो? 11/12 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इधर भी डाल सकते थे हम 3 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू तो भी हो जाएगा, लेकिन अभी ये ले लिया तो इसमें डाल देते। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता नहीं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दिया हुआ निकाला हम लोगों ने 1/2, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ? 11/12 एज इट इज़, इधर 6 है इधर 2 है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेस क्या आ जाएगा? 6 और इधर भी 6, इधर है 1 प्लस इधर 3 1 ज़ा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज़, ठीक है। नाउ इट इज़ 11/12 इक्वल्स टू 3 और 1 4/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 4/6 है, इधर आने के बाद माइनस होगा, तो 11/12 माइनस 4/6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 6 है ये 12 है, इसको 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 11 - 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय इधर भी 12 है इधर भी 12, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 - 8 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, 3/12। लेक्चर अभी हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर आए हैं, तो 11 - 8 आएगा 3 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना आ गया? 1/4। मिल गया हमें सब वैल्यूज़, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला आएगा आंसर आएगा। ठीक, नाउ we will move ahead, ठीक, and we are going to do now conditional probability concept, ठीक है। now ये conditional probability मतलब it is a part of dependent event, ठीक है। फिर उसके बाद हम बेस थ्योरम कर सकते हैं, ठीक, और फिर लास्ट में रैंडम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। now अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम में ही बहुत कुछ रखा हुआ है, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। कोई इशू ब्लर दिख रहा है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? नो, ओके, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। नाम में लगा है कंडीशनल, मतलब देयर विल बी एनी कंडीशन, यहाँ पे क्या हो सकता है? कोई ना कोई एक कंडीशन दी जा सकती है, ठीक है। देयर विल बी द कंडीशन, और ये कंडीशन क्या बनाएंगी? इवेंट्स को डिपेंड बनाएगी। क्या बनाएगी? डिपेंड, ठीक है।
तो ये डिपेंड बनाएगी मतलब क्या, एक तो उसके ऑकरेंस के ऊपर डिपेंड बनाएगी, या फिर अगर वो ऑकर नहीं होगा दैट इज नॉन ऑकरेंस के ऊपर डिपेंडेंट बनाएगी। ठीक है, तो अगर ऑकरेंस के ऊपर डिपेंड हो गया तो इट बिकम्स डिपेंडेंट इवेंट, और अगर नॉन ऑकरेंस है मतलब कुछ लेना देना नहीं है तो उसको बनाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, चलो तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है आप लोगों के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से। तो अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ कार, एक गाड़ी है, ठीक है, और वो पुरानी है। ठीक है, गाड़ी कैसी है, पुरानी है, कार है एंड इट इज ओल्ड कार। ठीक, और इसको ऑफन मतलब बार बार, ठीक है, रिपेयरिंग लगता है देन कार विच इज़ न्यू, नए गाड़ी से इसको ज़्यादा रिपेयरिंग लगता है। ठीक है, ऑफन रिपेयरिंग लगता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में हम कैसे बात कराएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इसमें, देखो प्रोबेबिलिटी कार रिक्वायर्स रिपेयर्स। ठीक है, कार को क्या करना है, रिपेयर करना है, बट ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, गाड़ी न्यू है या ओल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार का रिपेयरिंग डिपेंड हो गया न्यू या ओल्ड के ऊपर। अगर नई है तो आपको कम रिपेयरिंग लगेगा, ओल्ड है तो आपको ज़्यादा रिपेयरिंग लगेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक, नाउ एक एग्जांपल मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूँ, हाँ, ओल्ड कार की जगह ले लो और स्टूडेंट इज एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, और न्यू कार की जगह ले लो स्टूडेंट फेसिंग सम फैमिली प्रॉब्लम। ठीक है, स्टूडेंट इज एवरेज, स्टूडेंट फेसिंग सम फैमिली प्रॉब्लम, यहाँ पे उनका एग्जाम होगा। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट एंड स्टूडेंट फेसिंग प्रॉब्लम, इनका क्या होगा, एवरेज एग्जाम होगा या फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल बी वॉट एवर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कैसा है, एवरेज है या फिर फेसिंग फैमिली प्रॉब्लम वाला। अगर उसका रिजल्ट बहुत कम आया तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, या फिर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एवरेज है, या फिर स्टूडेंट का रिजल्ट ओके आया तो फिर वो एवरेज स्टूडेंट है, फैमिली प्रॉब्लम वाले को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ कंडीशंस वी विल हैव। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो मैं अभी कार वाला एग्जांपल दिया तो इसका प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, P ऑफ अ गिवन कार इज न्यू और ओल्ड, वो नई है या ओल्ड है, एंड दैट कार रिक्वायर्स रिपेयर। ठीक, दैट इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कार रिक्वायर रिपेयर, कार को क्या करना है, हमें रिपेयर करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला, दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो इन जनरल अगर हमें फॉर्मूला पूछा जाए P ऑफ बी गिवन दैट ए, ठीक है, क्या है, ऑकरेंस ऑफ, मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ, ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी, मतलब बी होना चाहिए, बी डिपेंड्स ऑन, बी का ऑकरेंस किसके ऊपर डिपेंड्स ऑन इवेंट ए, इसका मतलब ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी विच डिपेंड्स ऑन इवेंट ए के ऊपर अगर ये डिपेंडेंट है तो इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ बी, सॉरी P ऑफ ए। ठीक, तो हमेशा याद रखो, इसको याद कैसे रखेंगे, जो ऊपर नीचे कोई भी रहना तो उनका तो इंटरसेक्शन आएगा, लेकिन जो नीचे है वही इधर नीचे आएगा। अगर आपको कल पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑकरेंस ऑफ ए डिपेंड्स ऑन बी, क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं आएगा, नीचे कौन है, बी, तो यहाँ पे बी, तो जो ऑकर हो गया डिपेंड्स ऑन इवेंट ए, मतलब इवेंट ए ऑकर ऑलरेडी, उसका ऑकरेंस ऑलरेडी हो चुका है, इट हैज़ बीन ऑकर्ड ऑलरेडी, उसका ऑकरेंस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसका ऑकरेंस ऑलरेडी क्या है, हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर। तो जो ऊपर है वो
जो नीचे है वही यहाँ पे नीचे में आएगा। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। याद रखने का तरीका बताया मैंने। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, पी ऑफ ए कैन नॉट बी ज़ीरो। यहाँ पे भी याद रखना पी ऑफ बी कैन नॉट बी ज़ीरो। जो नीचे इवेंट दिया वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, अदरवाइज ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? इन्फिनिटी में। ठीक है, तो अभी हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी विथ ए, ये हमेशा ऑकरेंस ऑफ बी विथ ए हमेशा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ए ऑकर हो या ना हो, इसको इंपॉर्टेंस किसको जाएगा? बी को ही जाएगा। या फिर अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑकरेंस डिपेंड्स ऑन बी रहेगा तो इंडिपेंडेंट है, तो बी का एग्जिस्टेंस है या नहीं मैटर नहीं करेगा। मेन मैटर किसका करेगा? ए का। तो जिसका मैटर करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी अपना आंसर है। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, और एक चीज़, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, हमें इसका सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। यू जस्ट नीड टू स्टडी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या है? अगर दो इवेंट्स है ए एंड बी और ये दो कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। हाउ दिस आर इंडिपेंडेंट। ठीक, तो याद रखना यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। आता अभी ये आता कैसे है? नॉर्मली आप लोगों को फॉर्मूला पता है, पी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? पी ऑफ ऑकरेंस विथ रिस्पेक्ट टू बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी ऑफ जो नीचे है वो इधर आएगा। नाउ यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होने के कारण पी ऑफ ए बी वाला तो कुछ काम का नहीं है, तो सिर्फ ए आएगा, और ए आएगा तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? पी ऑफ ए। और ये डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ख़त्म, सिंपल। तो यहाँ पे पी ऑफ ए बाई बी लिखो या पी ऑफ बी बाई ए लिखो, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटरसेक्शन का पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ही आएगा। ठीक है, अगर इवेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक, नेक्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक, अब ये इसी का आगे एक्सटेंशन है। अगर इवेंट्स नॉर्मल इवेंट्स की बात चल रही है, नॉर्मल इवेंट्स। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे आएगा? कुछ नहीं आएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज पी ऑफ ए ऑकर बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या रहेगा? पी ऑफ बी रहेगा, क्योंकि जो नीचे है बस ए इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। इसके दो फॉर्मूलाज आएंगे। क्यों? देखो ध्यान देना, ये ए बाई बी हुआ, तो अगर मैं बी बाई ए लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? बी बाई ए लिखता हूँ, तो जो नीचे है वो इसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, ख़त्म। जो नीचे है वो इसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, सो दिस आर द थियोरेटिकल पार्ट, ऑल द फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑल द फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट। बस मैंने याद रखने का तरीका क्या बोला है? पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो नीचे इधर भी है तो इधर भी आएगा, इधर ए रहेगा तो इधर ए आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिपेंडेंट है तो नीचे वाला ऑकर्ड होगा या नहीं होगा अपने को लेना देना नहीं, ऊपर वाले को हमेशा प्रायोरिटी रहेगा, वही अपना आंसर आएगा। ठीक, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं अपने को। ठीक, समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। हमेशा याद रखना जो डिवीजन में वो ज़ीरो होना नहीं चाहिए, वो ज़ीरो हो गया पूरा थ्योरी रॉन्ग। ओके, तो इससे रिलेटेड अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई थिंक हमें और एक लेक्चर लगेगा ही, क्योंकि बेस थ्योरम बाकी है। इसके क्वेश्चन से बेस थ्योरम के 2-3 क्वेश्चंस हैं। ठीक, फिर उसमें भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है और हमें 2 लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो आज तो नहीं होगा, कल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर कल ख़त्म होता है, 8 तारीख को अगर प्रोबेबिलिटी ख़त्म होता है, तो काउंटिंग, गिव मी अ मिनट, हम थोड़ा सा